मैं शराबी हूँ। मुकेश, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी एकदम लाउड एंड क्लियर। गुड। We are on page 145. Pass it on. Chapter 7. Make it snappy. और डॉक्टर बॉब की बिल डब्ल्यू से मुलाकात हो चुकी है और हेनरिटा साइबलिंग के एफर्ट्स और उसके परिश्रम की वजह से ये जो मिलन था वो संभव हुआ। और हेनरिटा साइबलिंग का भी एक ही मकसद है कि वो बिल डब्ल्यू को एक्रोन में रोक के रखे ताकि वो निरंतर लगी रहे डॉक्टर बॉब की मदद करने में, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि ईश्वर ने बिल डब्ल्यू को एक्रोन इसीलिए भेजा है कि वो डॉक्टर बॉब को उपचार की प्रक्रिया में ला सके। तो उन्होंने पहले तो उनको ठहराया कंट्री क्लब में, जहां बिल डब्ल्यू रहे 2 हफ्ते तक। उन्होंने गोल्फ खेलने का मजा भी लिया वहां पे। और लुइस को जो पत्र लिखे थे बिल डब्ल्यू ने, उसे पता चलता है कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने तुरंत ही अन्य शराबियों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। और एक डॉक्टर एम का यहाँ पे मेंशन करा गया है, जिसके साथ उन्होंने चेष्टा करी उसको ठीक करने की, लेकिन कुछ उसके बारे में एक इतिहास में आगे जाके कुछ लिखा नहीं है। पर यह बात जो है वो सिद्ध होती है कि उन्होंने तुरंत ही अन्य शराबियों के साथ, पीड़ित शराबियों के साथ काम करना शुरू किया। और उस टाइम पे एक्रोन में एक ही मंच था जहां पे वो अन्य शराबियों से मिल पाते और उनके साथ वो संपर्क में आते हैं। वो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। अब मैं पेज 145 के ऊपर से शुरू करूंगा रीडिंग अपनी, टॉप ऑफ पेज 145। The Oxford group meetings Bill attended may have been held at several places in Akron, but the important one was the Wednesday evening session at the T. Henry Williams home at 676 Palisades Drive. अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप की विभिन्न मीटिंग होती थी एक्रोन में, लेकिन सबसे जो अहम मीटिंग थी, सबसे जो प्रसिद्ध मीटिंग थी और सबसे ज्यादा मीटिंग जो अटेंड करते थे लोग, वो थी टी हेनरी विलियम्स के घर में, और जो बुधवार शाम को होती थी। अब इससे हमें एक बात याद आती है मेरे को कि मैं जब न्यू कमर था, तो मैं जब ए में आया था, तो मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बोला, वो अब दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में है नहीं, तिलक जी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा ए में दिल्ली में कोई अच्छी मीटिंग बताओ। तो उन्होंने कहा था, अतुल एक बात याद रखना, ए की सभी मीटिंग्स अच्छी मीटिंग्स होती है। और मैं चुप हो गया फिर उनकी बात सुन के, लेकिन वो थोड़े पॉज के बाद वो बोले, लेकिन कुछ मीटिंग्स दूसरी मीटिंग से थोड़ी अच्छी बेहतर होती है। तो उन्होंने मेरे को 2-3 मीटिंग्स का नाम दिया, बोला कि ये अटेंड करो जाके दिल्ली में, हफ्ते में कम से कम 2 बार। और मैंने वो करना शुरू किया। तो वैसे ही ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स की भिन्न मीटिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीटिंग अच्छी थी, जिसको लोग जाते थे और पसंद करते थे, वो थी ये मीटिंग जो टी हेनरी विलियम्स के निवास स्थान पे होती थी, जिसका पता दिया गया 676 पैलेसेस ड्राइव। दिस वाज विद इन इजी वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द कंट्री क्लब एंड हेनरिटा's होम। कंट्री क्लब कुछ 200-400 गज दूर था हेनरिटा सैम्पलिंग के घर से, और उसी के आसपास, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस, यानी कि पैदल जाया जा सकता था, वो था टी हेनरी विलियम्स का घर। तो उसी इलाके में ये सब जगह थी। अब टी हेनरी विलियम्स के साथ थोड़ा सा परिचय हमारा यहाँ पे कराया गया है कि टी हेनरी विलियम्स कौन था। ये वो टी टोटलर। टी टोटलर मतलब वो शराब सिगरेट नहीं पीता था, कोई भी वो ऐसा काम नहीं करता था जो शराबी करते हैं। टी टोटलर मतलब बिल्कुल ही शुद्ध स्वच्छ सात्विक भोजन खाने वाला बंदा। डिस्पाइट हिज रेडी फेस का मतलब है लाल बबू का गोरा, रोजी एंड healthy face he had. A native Connecticut, he had come to Akron in 1915. रहने वाला तो कनेटिकट का था वो, लेकिन एक्रोन आया था वो 1915 में। एंड शोड अ फ्लेयर फॉर मशीन टूल डिजाइन। तो मशीन टूल्स की कई छोटी छोटी कंपनियां थी उस टाइम पे एक्रोन में, क्योंकि वो रबर उद्योग का एक गढ़ था, और वहां पे मशीन टूल डिजाइन का काम करता था हेनरी विलियम्स। A humble man with simple tastes.
he was nonetheless proud of being a direct descendant of Roger Williams, founder of Rhode Island. Roger Williams एक प्रसिद्ध नागरिक था उस टाइम पे यूएसए का, और उसने रोड आइलैंड का उसने गठन किया था, जो आज भी एक स्टेट है यूएसए में, एंड अ चैंपियन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन कॉलोनियल अमेरिका। रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक आजादी के लिए वो प्रचार करता था कॉलोनियल अमेरिका में। लेकिन मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब अमेरिका जो थी, कॉलोनीज थी जो कुछ टाइम तक अंग्रेजों के अधीन थी, कॉलोनियल अमेरिका। उस टाइम पे वो चैंपियन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक आजादी उनका एक मकसद था, और उसके बारे में वो प्रचार और बातें करते थे। ये था टी हेनरी विलियम्स का बैकग्राउंड। बिल हैड एक्चुअली मेट टी हेनरी इन द कोर्स ऑफ द प्रॉक्सी बैटल। तो प्रॉक्सी बैटल चल रहा था उनको नेशनल मशीनरी के साथ, जिसमें वो पराजय का सामना करना पड़ा था उनको एक्रोना के, जिसके लिए वो एक्रोनाए थे। उसके दौरान टी हेनरीज के उसके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। फॉर्मली चीफ इंजीनियर ऑफ नेशनल डबल मशीनरी कंपनी, वो पहले एक इस कंपनी के, जो जिस कंपनी के लिए प्रॉक्सी फाइट चल रही थी, उसके चीफ इंजीनियर रह चुके थे। टी हेनरी हैड लॉस्ट हिज जॉब देयर, अपनी नौकरी वहां खो चुके थे वो। इन द मिड्स ऑफ द डिप्रेशन ही हैड मैनेज्ड टू कीप हिज ब्यूटीफुल होम वेयर द ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग्स वर हेल्ड। लेकिन जो उनका निवास था, काफी बड़ा घर था उनका, वो किसी न किसी तरह से, मतलब नौकरी खोने के बावजूद उन्होंने वो घर जो था किसी तरह से उन्होंने संभाल के अपने पास रखा था, घर नहीं खोया। बट ओनली बिकॉज द मॉर्गेज होल्डर हैड वेरीड ऑफ मेकिंग सो मेनी foreclosures and was willing to accept interest only payments। यानी कि मॉर्गेज होल्डर जिसके पास घर गिरवी रखा था, वो थक गया था, वेरीड यानी कि वो थक हार गया था, जा जाके इतने प्रयास करके कि वो किसी तरह से वो घर जो है वो वापस ले ले। लेकिन बहुत सारे उसके प्रयासों के बावजूद वो कर नहीं पाया था, और उसने फिर फैसला कर दिया था कि आप इंटरेस्ट देते रहें, कोई बात नहीं, आप घर का जो आपने जो लोन लिया, जो असल है, वो ना आप चुका पाए, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ब्याज देते रहें और घर आप रख सकते हैं। तो ये स्थिति थी। तो वो घर उनके पास था किसी न किसी तरह से, और उसमें यहाँ पे वेडनेसडे शाम को ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग होती। जनता को याद रखना, हमको उस टाइम पे ए नहीं था, ए के 12 कदम नहीं थे, ए का कोई लिटरेचर नहीं था, ए की कोई मीटिंग्स नहीं थी, ए था ही नहीं। तो अगर इन लोगों को एक मंच पे मिलना था और अपने अनुभव साझा करने थे, आपस में कुछ बांटना था, एक दूसरे की मदद करनी थी अगर, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप ही वो मंच था, वो जरिया था जिससे ये सब हो सकता था। और उसके लिए जगह तो चाहिए थी, कहाँ मिलेंगे। तो इसमें जो टी हेनरी और उनकी वाइफ क्लैरिस, इनका जो योगदान था वो सराहनीय था, और ए के इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा गया। टी हेनरी एंड हिज वाइफ क्लैरिस वर डीपली रिलीजियस पीपल, कहते धार्मिक लोग थे दोनों, who were committed to serve। इनकी तस्वीर दी है टी हेनरी एंड क्लैरिस विलियम्स, ये दोनों थे, ये दंपति थी जो काफी धार्मिक लोग थे, एंड वर कमिटेड टू सर्व टू अदर्स। उनका कमिटेड था कि वो सर्विस करें थ्रू द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के दोनों वरिष्ठ मेंबर थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जरिए वो लोगों की सेवा का वो प्रतिबद्ध थे। They became strong non-alcoholic supporters of the early Akron work with alcoholics। और शराबियों के साथ उनका एक विभिन्न आकर्षण, एक अद्भुत आकर्षण था उनका शराबियों के साथ, और उन्होंने शराबियों के समर्थन में जो कर सकते थे, वो करना चाहते थे, वो जो भी कर सकते थे, उनसे बन पड़ता था, वो करते थे। टी हेनरी हैड पर्टिकुलर सिंपैथी फॉर अल्कोहलिक्स। और टी हेनरी की बात करें तो उनका शराबियों को लेके उनकी विशेष प्रकार की सहानुभूति थी शराबियों को। हिज डॉटर डोरथी, अपनी डॉटर के साथ रिकॉर्ड, वो याद करते हुए बोल रही है कि रिकॉर्ड राइडिंग विद हिम ऑन द स्ट्रीट कार व्हेन ही वाज वेरी यंग, व्हेन शी वाज वेरी यंग। छोटी थी तो अपने पिताजी के साथ स्ट्रीट कार में, स्ट्रीट कार एक छोटी सी बस होती जो एक छोटे शहरों में एक जगह से दूसरी जगह तक को ले जाती थी। We lived up the North Hill, पहाड़ी के ऊपर उनका छोटा सा घर था, and the saloons were all at the bottom of the bill in the slum section। saloons मतलब बार पब, आते जो थे वो नीचे की ओर थे,
and the drunks would get onto the streetcar and they'd ride part way up. और वो ड्रंक्स जो थे वो नीचे बैठ जाते थे अपने शराब वराब पी के, वो स्ट्रीट कार में बैठ जाते थे, छोटी सी बस समझो आप, और वो जब ऊपर आ रहे होते थे एंड दे राइट पार्ट वे अप इफ दे गॉट डिसऑर्डरली, अगर वो आपे से काबू से बाहर हो जाते थे, बदतमीजी करनी शुरू कर देते थे, तो द मोटरमैन यानी कि जो ड्राइवर था बस का, ही वुड स्टॉप द कार एंड किक देम ऑफ, उसको लात मार के बाहर कर देता था अगर वो ज्यादा आपे के बाहर हो जाते थे पीने के पश्चात, जो शराबी ज्यादातर हो ही जाता है. And my father would just shake his head, and he was so distressed at this. और Gladys William, डोरथी का जो पिता था, सॉरी Gladys William नहीं, हेनरी विलियम डोरथी का पिता था, वो अपना सिर हिलाता था, वो बड़ा दुखी होता था, बड़ा वो इस बात को लेके मायूस होता था, दुखी होता था कि ये क्या हो रहा है यार शराबियों के साथ, डिस्ट्रेस्ड, परेशान. It would also upset him, and he'd say, What about the poor families? देख के उसको दुख होता था, उसको पीड़ा आती थी कि ये बेचारों के साथ क्या हो रहा है देखो, और इनके परिवारों के साथ क्या बीतती होगी, ये ख्याल भी उसके पास आता था इन शराबियों के. तो शराबियों के साथ उसकी सहानुभूति थी, वो उनके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन देख के परेशान होता था, दुखी होता था, और सोचता था कि इनकी हालत ऐसी है, इनके परिवारों के साथ क्या बीत रही हो, ये बार बार ख्याल उसके दिल में आता था. ड्रिंकिंग particularly upset him. खुद नहीं पीता था, he never drank, but it upset him. परेशान होता था, अपसेट हो जाता था इनको देख के, शराबियों को. खुद कभी नहीं पी, लेकिन इनको देख के उनको उसको बहुत पीड़ा होती थी. So for years, I'm sure he had it in his mind for something he could do for these people. उसके जहन में, उसके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अगर मैं कुछ कर पाऊं उनके लिए तो जरूर करना चाहूंगा, इन शराबियों के उपचार के लिए, इनको सुधारने के लिए, इनको बचाने. ये भावना लेके वो शुरू से ही, ये भावना उसके अंदर थी, हेनरी विलियम्स की. Of the Wednesday night meetings at the Williams home, Bill Wilson said, I am afraid those early problem drinkers often gave the Williams a bad time. Early problem drinkers, यानी कि प्रॉब्लम ड्रिंकर्स थे, ठीक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरू की रिकवरी के पीरियड में वो ठीक हो नहीं पा रहे थे और बार बार पी के आ जाते थे, और उस घर में मीटिंग्स के लिए जब आते थे तो काफी परेशानी क्रिएट करते थे वो वहां के लोगों के. रेंजिंग फ्रॉम jarring glimpses of life in the raw, मैंने बहुत पढ़ा इसको, jarring glimpses of life in the raw का क्या मतलब होता है, तो मैं घूम फिर के, एंड आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज रविशंकर इन द मीटिंग टुडे? रविशंकर जी आज मीटिंग में है क्या मुकेश? जी हैं, he is in the meeting. Ravishankar, what I make from this jarring glimpses of life in the raw is that people were coming almost undressed or very badly dressed. Jarring glimpses of life in the raw, मतलब वो नंग फड़ंग भी आ जाते थे मीटिंग में, वो मेरे को समझ में आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई ग्रास्प फ्रॉम इट. और 2 cigarette burns on their carpets, यानी कि जो सिगरेट पीते थे वो कारपेट पे बुझा देते थे, कारपेट भी जला देते थे. तो उसकी वजह से जो था, वो मीटिंग का जो एक माहौल था, जो हम बोलते हैं ना डेकोरम रखो मीटिंग का, सुचारू रूप से मीटिंग चलाओ, तो वो सुचारू रूप से और डेकोरम के साथ मीटिंग नहीं चलती थी, क्योंकि वहां पे पिए हुए लोग आते थे. एंड जारिंग ग्लिम्पसेस ऑफ लाइफ इन द रॉ मतलब वो ऐसे कपड़े पहन के आते थे, या कभी कभी कम कपड़े पहन के आते थे, या फटे हुए कपड़े आते थे, पहन के आते थे, कि उनके जो 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 शरीर के हिस्से उनके दिख रहे थे, लाइफ इन द रॉ. But T. Henry and Clarence always treated us with great generosity and kindness. लेकिन इसके बावजूद एक सहानुभूति, एक दयालुपन जो था, वो इन दंपति में था हमेशा शराबियों के. And none of us can never forget the inspirational atmosphere of their home and their spiritual influence on that first frightened little group of alcoholics, each wondering who might slip next. यानी कि जो शराबी आते थे, बड़े डरे हुए सहमे हुए से होते थे, क्योंकि स्थायी रूप से सोब्राइटी इनमें से कोई भी अपनी कायम नहीं कर पा रहा था, और इसलिए ये डर, उनके भय हमेशा आता था कि आज तो ठीक है, कल पता नहीं हम में से कौन पी के आ जाएगा और हमारी ऐसी की तैसी भिक्स हो जाएगी. हमारा जो उपचार था वो बड़ा स्थायी रूप से किसी का उपचार किसी का नहीं हो रहा.
इसलिए वो डरे हुए सहमे हुए से थे कि पता नहीं कब दोबारा से शराब उनके हाथ में आ जाए। तो इस माहौल में उनको इस मीटिंग के अंदर थोड़ा सा इंस्पिरेशनल एटमोस्फियर यानी कि प्रोत्साहन का माहौल और थोड़ा सा एक आध्यात्मिक जो था वो एक माहौल जो था वो यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर उनको प्राप्त होता था, जिसके लिए वो बहुत ही आभारी थे और इसलिए इस मीटिंग में विशेष रूप से वो आते थे। तो ये कहानी हुई टेरेंस विलियम्स और हेनरी विलियम्स की, कैसे उन्होंने अपना घर खोला। और हमारे दोस्त राजेश इस पर और प्रकाश डालेंगे इतिहास के पन्नों में इन दोनों इस दंपति का कितना महत्व था एक्रोन ग्रुप के ऑक्सफोर्ड ग्रुप के एक्रोन की उन मीटिंग्स में। और आगे जाके उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जब गठन हुआ तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए भी उन्होंने अपना बहुत जितना हो सकता था एज नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स उन्होंने मदद करी। तो आज की रीडिंग मुकेश भाई हम यही समाप्त करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज 146 tomorrow morning. Thank you so much. Back to you. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी आप आइए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौधरी। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, बहुत ही वंडरफुली आपने कितने पात्र पढ़ लिए होंगे। आपके थ्रू के कितने पात्रों के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और इनमें टॉप पे रखूंगा जी मैं इनको, मतलब टॉप पे इसलिए रखूंगा कि स्टार्टिंग में ये माहौल मिलना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने हम लोगों की हेल्प इसलिए करी कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई, जैसे पुश्तैनी, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का बाप, किसी का दादा, कोई ना कोई शराबी था। ये दंपति ऐसी थी कि ये शराबीपन से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये बूढ़े टी हेनरी विलियम और क्लेरेंस विलियम, इनका कोई भी नाता नहीं था इस चीज से। ये पहली बार नहीं लगे आज काम करने। डॉक्टर बॉब के लिए अगर हनरीटा से ज्यादा हेल्प इस दंपति से मिली है। बहुत मेंबर आएंगे, खासकर वो अर्नी जी की स्टोरीज में इनका नाम आता है, एडीआर की स्टोरी में इनका नाम आता है, बहुत से मेंबर की स्टोरी में इस दंपति का नाम मिलता है हम लोगों को। यानी कि जो पाइनर एक्रोन के जो भी पाइनर हैं वो इन लोगों के ही थ्रू एल्कोहलिक एनोनिमस में एंटर हुए हैं। तो ऐसे बूढ़े दंपति थे। और भाई अपना घर खोल दिया, जैसे ना, मतलब पहले भी कई बार चर्चा हुई है इस दंपति के बारे में कि कौन भाई साहब, कौन अपना घर खोल देगा जिसका शराब। अच्छा, मैं शराबी हूँ, मेरा तो घर नहीं खुलेगा भाई साहब की जी खोल दो भैया, शराबियों के लिए आते रहे जाते रहे कोई भी ना। भाई है ना लिमिट और बाकी चीजें। लेकिन वो बिना किसी टच के, बिना किसी उसके, उनके अंदर एक, बेचारों के अंदर एक सहानुभूति थी। क्या भाव था? सर्विस का। आज ये सेंटेंस मेरे को बड़ा प्यारा लगा कि सेवा भाव था। और टी हेनरी विलियम्स के बारे में बताया उन्होंने कि किस प्रकार से वो लाल चेहरा, और देखो थैंक यू सोमेश जी कि आप चेहरा भी दिखा देते हो। और वो घर की बात करी कि किस प्रकार से वो वॉकिंग डिस्टेंस में था, वो कंट्री क्लब और हेनरिटा होम, और ये मतलब वो पैदल चल के भी इधर उधर जा सकते थे। बुधवार शाम का बड़ा महत्व है वैसे, वेडनेसडे। ये मतलब हमारी किताबों में मैक्सिमम इस मीटिंग का जिक्र आप लोगों को या तो लोगों की कहानियों में मिलेगा, या तो फिर क्योंकि ये हब बनने वाला है, एक्रोन जो है वो ए का हब बनने वाला है। टेनो का हब तो है ही, ए का हब बनने वाला है। जो भी किसी भी साइड से कोई प्रोस्पेक्ट नया आएगा तो पहले यहाँ शिफ्ट होगा। अब ए कहाँ घूमेगा? पूरे का पूरा ए घूमेगा, डॉक्टर बॉब का घर, हॉस्पिटल, टी हेनरी विलियम का घर। ये मतलब आप गोला बना लिए, और कई सालों तक इसी गोले में रहने वाला है ये। कि मतलब कोई प्रोस्पेक्ट आया, हालत खराब है, पहले डॉक्टर बॉब घर, फिर डॉक्टर बॉब के घर, या फिर पहले पहले मीटिंग आया बंदा, हालत खराब है, डॉक्टर बॉब ने उठाया, हॉस्पिटलाइज करा, फिर दोबारा आए। और एक अपर रूम की प्रथा इसी घर से स्टार्ट हुई थी। अपर रूम मतलब थर्ड स्टेप, प्रॉपर थर्ड स्टेप जो जबरदस्ती ये लोग करवाते थे, वो इसी घर की देन थी। अब उन्होंने बताया कि ये आए जब 1915 में यहाँ पर आए तो मशीन टूल डिजाइन करते थे ये लोग। और बताया कि उसको बड़ा मतलब ना बड़ा प्राउड होता था कि हमारे वंशज यार रोजर विलियम, जिन्होंने रोड आइलैंड और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए
मतलब लड़े थे, हम उनके वंशज हैं। जैसे होता है ना आदमी को, यार मेरे पूर्वज को हल्के आदमी, जब BW नहीं जोड़ता था कि वो मेरी शक्ल उससे मिलती है, पूर्व राष्ट्रपति से मिलती है, वो बर्माउंट से उसे जोड़ता था। उसी तरीके से ये इस प्रकार का एक पैरा है कि वो अपने की यार हम अच्छे लोग, मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करवाई, दूसरे धर्मों के लिए भी होता है ना कि वो माहौल था एक क्रिएट करा और रोड आइलैंड की स्थापना करी। अब फिर उन्होंने और बताया जी कि किस प्रकार से वो चीफ इंजीनियर। अब ये प्रतिवादी पक्ष है भाई साहब, ये फ्लोरमैन वाली साइड के लोग हैं, ये टी हेनरी विलियम और क्लेयर्स विलियम। मतलब BW जो केस लड़ने आया, अच्छा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई साहब? कई बार तो दिमाग इस बात से घूम जाता है कि मान लो मेरा कोई केस चल रहा है, दूर शहर में मैं गया हूँ, जिस बंदे के साथ केस चल रहा है उस पक्ष के लोग, मुझे तो भाई, या मैं, इतना दिल बड़ा कैसे हो सकता है कि वो प्रतिवादी के लिए इतनी सहानुभूति या बाकी चीजों के लिए। तो ये जो मुलाकात है, ये समझ लो कि वो कोर्ट कचहरी के काम में हुई, क्योंकि ये प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी दो पक्ष थे, और चीफ इंजीनियर थे वैसा रबड़ मशीनरी कंपनी में। और वो घरों का भी बता दिया कि ज्यादातर लोगों के घर चले गए थे, गिरवी जो घर थे, लेकिन भाई साहब वो गिरवी घर भी उठाने को लोग तैयार नहीं थे। करेंगे क्या? 1929 में इतनी घटनाएं हुई कि फाइनेंस फाइनेंस कंपनियां भी, अच्छा क्या करेगा, घर का क्या करेगा, द्वारा तो बिक नहीं रहे थे या बाकी चीजें, तो वो जो ब्याज के पैसे मिल जाए इसी से काम चलाओ, उस वाली प्रवृत्ति में आ गए थे जितने भी घरों की कुर्की में, मतलब उस प्रकार से लोगों का वो नहीं था। और उस प्रकार से थे कि भाई साहब किसी भी तरीके से वो ब्याज बट्टे से काम चल पड़े, तो बेचारों का ये जो घर बचा, ये देखो डिवाइन पावर ने भी यहाँ काम करा है। जितने भी घर बाद में चाहे मोर्टेज में जैसे डॉक्टर बाबू का या बाकी बचे ही ना भाई साहब, तो ये सारे के सारे बिल का बारे में भी सुनने को मिलता है, डॉक्टर बाबू के भी सुनने को मिलता है कुर्की से। और ये घर भी वैसा ही फंसा हुआ था, लेकिन भगवान ने दो तीन चार घर जो है वो किसी भी तरीके से हम लोगों के लिए बचा के रखे। अब उनकी बेटी ने बताया, टी हेनरी की बेटी ने, कि उनके दिल में सिंपैथी क्यों थी, विशेष सहानुभूति क्यों थी। अब वो झुग्गी झोपड़पट्टी होगी, इनका घर ऊपर था, हिल पे था, तो वो नीचे झुग्गी झोपड़पट्टी में, उस स्लम एरिया में, उसमें जो है वो शराब के ये आते वगैरह, ठेके वगैरह जो भी है, वो नीचे से निपटते थे, और वो इनमें बैठ जाते थे, बसों में, छोटी छोटी बसों में बैठ जाते थे जब ऊपर को आ रहे होते थे। और जब भी वो डिसऑर्डर तो होगा ही भाई साहब, शराबी ये तो डिसऑर्डरली होगा ही, गाली गलौज बदतमीजी करेगा, तो किक आउट कर देते थे उनको, बेचारों को बाहर फेंक देते थे। और जैसे ही बाहर फेंकते थे, सबसे ज्यादा दया, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी बिना किसी लगाव के इस व्यक्ति को होती थी, टी हेनरी को। और मेरे को भी कई बार, ये मेरे को भी आज पहली बार ही पता लगा है इस चीज का, क्योंकि मैं ढूंढता रहता हूँ, टच ढूंढता हूँ पीछे कि क्या किसी व्यक्ति के, जैसे हम वो वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस वाले विलियम जेम्स का टच ढूंढते हैं कि यार उसका तो सगा भाई शराबी था और उसके सामने मरा, तो शराबियों के लिए या शराबियों के लिए लिखना। और भी बहुत हैं लोग जिनका टच था किसी न किसी तरीके से शराबीपन से, त्रस्त थी वो परिवार। लेकिन इस परिवार का तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव, परम भाव, मतलब बिना किसी स्वार्थ के। और शराबियों ने जो जितना इनका नुकसान करना, कारपेट जला देना, इनके दरवाजे तोड़ देना, फूलदान गमले बहुत थे, मतलब कोई गमला नहीं छोड़ा। और ऊपर जिसमें अपर रूम में वो करवाते थे उसमें, मतलब वो शराबियों की वो जो है रहती है ना, आज भी है जहां हम मीटिंग करते हैं। अब तो खैर बड़ा डिसिप्लिन क्रिएट लगे हैं करने, अब चेयर जो सजग हो गए हैं, जो बोलते हैं भाई थूकना नहीं या पेशाब करके आना तो वो कर देना, फ्लश कर देना। हम लोगों को देखो, हम लोग बोलते तो हैं कि हम बड़े हो गए हैं, सोचो कि हम लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट हो रही है कि यहाँ सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो यहाँ मत फेंकना, मतलब बाथरूम जाना तो फ्लश करके आना, हमें बोला जा रहा, मुझे बोला जा रहा, 58 साल के आदमी को बोला जा रही है ये वाली बात। तो इस प्रकार के हम अनडिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। और वो झलक इन्होंने दिखा दी कि किस तरीके की अव्यवस्था, एक तो फ्री में कर दिया, और दूसरा कारपेट जला दिए, कहीं भी सिगरेट बुझा दी। पहले तो शुरू में यहाँ तो सिगरेट और कॉफी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और कल या परसों ही मैं उसमें पढ़ रहा था जब वो घटना चल रही थी, एक एन ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। उसने बोला मैंने पूरे जीवन में इतनी कॉफी नहीं पिलाई जितनी बिल और बॉब पी गई इन दिनों में। हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कॉफी, हर 5-10 मिनट बाद कॉफी, कॉफी चाय और सिगरेट, ये तीन चीजें यहाँ का मतलब
वो जो था ना वो और ये शराबियों की जो पत्नियों ने इस कमरे में जो सर्विस करी है, जो हमारे लिए खाने पीने का थोड़ा बहुत इंतजाम या चाय या कॉफी का इंतजाम, अब हर 5-10 मिनट बाद बंदा मांगेगा तो भाई साहब सोच लो कि कितनी सर्विस उस टाइम करी है। किसी को कुछ पता नहीं था हमारी संस्था का क्या होना वाला। जैसे होता है ना कोई एक चीज जो अब वो बन रही है अभी और हो रही है, पता नहीं यही तबाह हो जाएगी या आगे चलेगी, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन इतनी आध्यात्मिकता और इतने निस्वार्थ भाव की सेवा जो है वो हमें अल्कोहलिक एनोनिमस बनाने में इस चीज ने मदद करी। हम तभी लोग जो है वो आज यहाँ तक इसलिए पहुंचे कि ऐसे निस्वार्थी लोगों का जो था वो बीच में शामिल था भैया, उनका योगदान शामिल था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।